हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग बीएससी का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। कल बेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था, क्लासिकल फिजिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन लिया था कि किस तरीके से क्लासिकल वर्ल्ड आया, किस तरीके से उसने चीज़ों को समझाया और किन किन चीज़ों को वो समझाने में फेल हो गया। तो दो डोमेन हमारे निकल के आए थे, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक दुनिया, सूक्ष्म दुनिया। तो बेटा आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 है। देखिए बेटा लेक्चर फ्लो किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ कहाँ फेल हुई। फिर उसके बाद हम चलेंगे ओल्ड क्वांटम थ्योरी किस तरीके से बनी और किस तरीके से ओल्ड क्वांटम थ्योरी फेल हो गई। फिर जो न्यू मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई और उसने किस तरीके से चीज़ों को बताया, किस तरीके से समझाया। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरीके से फेल हुई और क्या क्या चीज़ें बताने में फेल हुई। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग क्वांटम मैकेनिक्स की तभी हो गई थी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। जब जे थॉम्सन ने बेटा क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद ही हम तुरंत ही एटम के मॉडल को एक्सप्लोर करने लग गए, एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लोर करने लगे, एटॉमिक वर्ल्ड में घुस गए। तो एटॉमिक जब वर्ल्ड में घुसे तो सब एटम के मॉडल डिफाइन करने लग गए। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल, मैं रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बात करूँगा, बाकी मॉडल के किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। जो रदरफोर्ड का मॉडल आया बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करने में क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से फेल हो गया। जैसे रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास ये रहा एटम और ये न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है किसके अराउंड बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो इसका इधर बेटा क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ये चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस इसको बांधे हुए है एक सेंट्रीपिटल फोर्स से और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और अगर हम लोगों ने एलिमेंट्री फिजिक्स में अपनी 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ रखा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर चलता है, अगर एसेलरेटेड मोशन से चलता है, देखिए बेटा यहाँ मोशन एसेलरेटेड मोशन है, सेंटर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ बेटा एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फोर्स आया है तो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन भी होगा जो उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगर सेंट्रीपिटल एसेलरेशन आया तो बेटा मोशन कैसा हो गया, ये एसेलरेटेड मोशन हो गया। और एसेलरेटेड मोशन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एसेलरेशन में है तो वो बेटा क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसमें से एनर्जी लॉसेस हो रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा घूम रहा है, ये घूमते घूमते क्या बेटा इमिट कर रहा होगा, ये इमिट कर रहा होगा, जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो ये इमिट कर रहा होगा क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट कर रहा है, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो बेटा जो इसका सर्कुलर पाथ होगा, इसका सर्कुलर पाथ ये धीरे 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 अपने सर्कुलर पाथ की रेडियस को कम करता जाएगा और एक दिन बेटा क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये किसने बेटा बताया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड मॉडल ने इसको डिफाइन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन किस लिए घूमता रहता है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गिर जाएगा न्यूक्लियस में और एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मतलब कि एटम नॉन स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, जिसे हम बोलते हैं। एटॉमिक की स्टेबिलिटी को बताने में क्लासिकल मैकेनिक्स बिल्कुल फेल हो गई, इसके मोशन को बताने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। नहीं बता पाया था क्लासिकल मैकेनिक्स ने बेटा क्या, कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो इस न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरेगा। इस चीज़ के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स ने डिफाइन नहीं कर पाया। बाद में बेटा कौन आए थे, नील्स बोर आए और उन्होंने इसको डिफाइन किया। वोर ने बेटा क्या बोला था कि जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी बेटा, E=h/nu, जो उन्होंने इक्वेशन दी थी, वहीं से वोर ने बेटा क्या किया था कि एंगुलर मोमेंटम को वहाँ से पैदा किया और कहा कि इसका एक स्पेशल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है, इसका एक ऑर्बिटल होता है फिक्स, बहुत सारी बातें बताई वोर ने। तो एक तो बेटा यहाँ फेल हो गई थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताने के लिए। दूसरा बेटा क्या, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी।
अब देखिए बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने में बिल्कुल फेल हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन था एनर्जी का, वो बेटा किस पर डिपेंड करता था? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पर। वो क्या बताता है बेटा कि एनर्जी क्या है बेटा? एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी है, या फिर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। बट बाद में जब प्लैंक ने इस चीज़ को डिफाइन किया, अपनी थ्योरी दी जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई थी, उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ था कि एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और एनर्जी क्या होती है बेटा? डिस्क्रीट होती है, अलग अलग स्टेट में होती है। मतलब एनर्जी क्या होती है बेटा? क्वांटाइज्ड होती है। तो यहाँ फेल हो गई ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को बताने में कौन? क्लासिकल मैकेनिक्स। अगला बेटा क्या है? कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए बेटा? कंटिन्यूअस। बट बाद में जब क्वांटम मैकेनिक्स आई और हमने प्रैक्टिकल क्या देखा कि प्रैक्टिकली बेटा हमने देखा कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है। तो इसको भी एक्सप्लेन करने में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसका स्पेक्ट्रम किस लिए डिस्क्रीट होता है? आपने पढ़ा होगा बामर सीरीज, पास्टल सीरीज, फी फंड, ये सब कुछ ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को शो करता है हाइड्रोजन के। अगला पॉइंट है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट जो सॉलिड्स की होती हैं लो टेम्परेचर पे किस तरीके से बेटा वेरी करती हैं? स्पेसिफिक हीट बेटा क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस को जो हम अमाउंट देते हैं हीट का, उसका उस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए उसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो बहुत कम तापमान पे बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी समझाने में बिल्कुल असमर्थ हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स। अगला बेटा हमारा लार्ज रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स कंपेयर टू इंसुलेटर्स। अब देखिए बेटा, मेटल्स हमारे क्या होते हैं? उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स। बट इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर की कंडक्टिविटी और मेटल की कंडक्टिविटी में बेटा ज़मीन आसमान का अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाया। अगला पॉइंट है बेटा हमारा इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, बल्कि न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो किसी अल्फा पार्टिकल को इमिट करवा पाए। इसको भी बताने में असमर्थ हो गया हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। अगला बेटा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेल नोन, सबको पता है, आप लोग 12th क्लास में पढ़ के आए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। जब आइंस्टीन साहब ने क्या किया, जो हमारी लाइट है, लाइट को एक स्पेशल फॉर्म में लिया कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में आती है, तो ये चीज़ डिफाइन हो पाई और उन्होंने प्लैंक की इक्वेशन का सहारा लिया इसको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ भी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। सेम कॉम्पटन, एक्सरे स्कैटरिंग इफेक्ट एंड रमन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें बेटा आपकी आती जाएंगी, आगे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। केवल मैं आपको ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, केवल ये यही बता रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ कहाँ फेल हुई। और भी बहुत जगह फेल हुई थी, तो मैं सारे तो नहीं लिख सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मुझे लगे, तो आप इन्हें नोट कर लें। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ कहाँ फेल हुई, तो आप ये पॉइंट आराम से इनको बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग बेटा कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ हमारा किसका? क्वांटम फिजिक्स का या फिर क्वांटम मैकेनिक्स का। देखते हैं बेटा इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार हुआ। तो मैंने आपको कल बताया था कि बर्थ डेट बेटा कब थी क्वांटम मैकेनिक्स की। अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो 14 दिसंबर 1900, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स का जन्मदिन था। और किसने पैदा किया था क्वांटम मैकेनिक्स को? तो हमारे प्लैंक साहब थे। मैक्स प्लैंक पब्लिश हिज पेपर एंड एक्सप्लेन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड गिव्स इक्वेशन E = h nu वेयर E इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैक्स प्लैंक साहब ने क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट किया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया। देखिए बेटा, पहले रेले ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था, ये हमारा टॉपिक है, हम इसे अच्छे से जानेंगे। तो रेले ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सप्लेन किया, वो फेल हो गए थे। तो बाद में सर मैक्स प्लैंक ने इसको एक्सप्लेन किया और मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि ई जो एनर्जी है, एनर्जी किसका फंक्शन है हमारे बेटा? फ्रीक्वेंसी, न्यू। यहाँ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जो हमारा फंक्शन है वो किसका बेटा? फ्रीक्वेंसी का है। और इन्होंने
इस इक्वेशन के सहारे या फिर बोल सकते हैं इस इक्वेशन को लेकर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया। दूसरा जो बेटा इवेंट हुआ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन सर आइंस्टीन द्वारा जो दी गई थी वो भी प्लैंक की इस इक्वेशन का सहारा लेके ही दी गई थी। तीसरा जो हमारा तीसरी कहानी आई इसकी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में, वो सर नील्स बोर ने क्या बेटा, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके ड्रॉबैक के बारे में बताया। किसकी हेल्प लेके? सर प्लैंक की हेल्प लेके। सर प्लैंक की जो इक्वेशन थी वो हर जगह यूज़ हुई, सब लोगों ने यूज़ किया, इन्होंने भी यूज़ किया, आइंस्टीन साहब ने भी, नील्स बोर साहब ने भी, रदरफोर्ड की। और ये देखिए बेटा 1913 1905 मतलब 1900 के बाद 1905 फिर 1913 फिर 1923 में नए आए। कौन से साइंटिस्ट आए? ए एच कॉम्पटन आए। ए एच कॉम्पटन ने एक्सरे और गामा रे को स्कैटर करवा दिया, किससे बेटा? इलेक्ट्रॉन से। तो ये सारी थ्योरीज किसके ऊपर बेटा बात कर रही थी? ये सारी थ्योरीज बात कर रही थी कि जो हमारा वेव है उसका क्या पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है। मतलब जो हमारे पास वेव है उसके पास क्या है बेटा? पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो जितनी भी ये थ्योरीज आई अभी तक, ये बेटा सारी की सारी जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी थी, जो आपकी ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी, उसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब अगला एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा इन 1927, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स पार्टिकल हैव वेव कैरेक्टर। मतलब पार्टिकल के पास वेव कैरेक्टर भी हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेव के पास पार्टिकल कैरेक्टर होता है। अब इन साहब ने आके क्या बोल दिया कि पार्टिकल के पास भी बेटा क्या होता है? वेव कैरेक्टर होता है। मतलब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो अपने आसपास क्या बेटा बनाता है? एक वेव्स का पैकेट बनाता है। वेव जैसे आप कभी जाते हैं चिप्स लेने जाते हैं तो बेटा चिप्स जो अंदर रखे हैं वो क्या है? पार्टिकल हैं, और जो उसका पैकेट है चिप्स का वो बेटा क्या है? वेव क्या घेरे हुए है? किसी पार्टिकल को घेरे हुए है। तो ये किसने बताया बेटा? डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट ने एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल के पास क्या होता है? वेव कैरेक्टर भी हो सकता है, और वेव के पास क्या हो सकता है? पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ये सारी जो 5 थ्योरीज थी, ये पांचों थ्योरी ने केवल ये 4 थ्योरी ने केवल क्या बताया कि वेव के पास पार्टिकल कैरेक्टर होता है, और 5वीं थ्योरी ने बेटा क्या बताया कि पार्टिकल के पास वेव कैरेक्टर भी हो सकता है। और ये पांचों की पांचों थ्योरी बेटा कहाँ आती थी? कम्स अंडर ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ये पांचों थ्योरी ओल्ड क्वांटम थ्योरी के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। इन्हीं के क्या बेटा साथ साथ और साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे थे इन्हीं थ्योरीज पर। मतलब इनके आसपास ही कुछ थ्योरीज और चल रही थी, जैसे सर हाइजेनबर्ग और आपका वोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल फॉर्म्स अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कॉल्ड मैट्रिक्स मैकेनिक्स। बेटा इन लोगों ने एक पर्टिकुलर ब्रांच बना दी मैकेनिक्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मैकेनिक्स। और ये बेटा क्या था? ये नया वर्जन था किसका? क्वांटम मैकेनिक्स का। ये नया वर्जन आया। ये कब आया था आपका? 1925 में। 1925 में मतलब लॉन्चिंग हो गई हमारे किस क्वांटम, जो क्वांटम थ्योरी हमारी ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी वो बहुत जगह फेल हुई थी। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि केवल वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का स्पेक्ट्रम बताने के लिए केवल उतना ही एक्सप्लेन कर पा रही थी। फिर बाद में जो न्यूअर क्वांटम थ्योरी आई हमारी, उसने सारे स्पेक्ट्रम को बताना चालू कर दिया, सब चीज़ों के स्पेक्ट्रम को बताना चालू कर दिया। 7वां क्या हुआ बेटा? इवेंट इन 1926 श्रोडिंगर डेवलप न्यूअर फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड वेव मैकेनिक्स। देखिए बेटा इन्होंने अभी क्वांटम मैकेनिक्स की एक नई खोज कर दी, एक नए आयाम में लेकर गए ये क्वांटम मैकेनिक्स को, और उसको बेटा नाम क्या दिया? वेव मैकेनिक्स। श्रोडिंगर की आप इक्वेशंस पढ़ेंगे, सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स में इनकी वेव इक्वेशन होती हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ जाननी है कि जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स थी ये मैथमेटिकली थोड़ी टफ थी। किससे बेटा? वेव मैकेनिक्स से। लेकिन दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करती थी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमें भगवान के पास जाना है, या फिर हम बोलें अल्लाह के पास जाना है, या फिर यीशु के पास जाना है। सब ने अपने अलग अलग तरीके बना रखे हैं भगवान से मिलने के, लेकिन भगवान तो एक ही है, तरीके अलग अलग हैं। कोई भाई मस्जिद में जाता है, नमाज़ पढ़ता है, हम मंदिर में घंटा बजाते हैं, चर्च में लेके कैंडल लेके जाते हैं। सब बेटा कहाँ जा रहे हैं? सब एक ही जगह जा रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं जाने के। सेम कहानी यहाँ पर है कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स दोनों किसको ही बताती थी? एक ही आयाम को बताती थी, क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी को। और वो भी कैसे बेटा? मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी को। फिर आगे और साइंटिस्ट लोग आए। इस न्यूअर क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी को जो पैदा किया वो किसने किया बेटा? हाइजेनबर्ग, वोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल,
श्रोडिंगर, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने इसकी नींव रखी और बहुत सारे लोग इस पर केवल ईंटें लगाते गए, इस पर दीवार बनाते गए। जैसे मैक्स बॉर्न आए, पॉलीज प्रिंसिपल जो आया, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता होगा, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। डिराक आए, रमन आए, मतलब बहुत सारे लोग आते गए और ये क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया को आगे ले जाते गए।